नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो जो बघेली बोली है, इसका संबंध किस उपभाषा से है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। तो जो बघेली बोली है, इसका संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको भी देखना है कि आपको पहले से ही कितने प्रश्नों के सही जवाब आते हैं, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना होता है 30 में से। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो जो थोड़ा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें ये मात्रा के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा है, ये मात्रा को व्यक्त कर रहा है कि कितनी मात्रा, तो थोड़ा सा मात्रा में है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वह थोड़ा बीमार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो जो तीसरा शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण। तो जो क्रमवाचक विशेषण है, ये जो तीसरा शब्द है, इसमें क्रमवाचक विशेषण है। अब देखिए, यहाँ पर गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों में से थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जो गणना है, इसमें गणना के बारे में बताई जाती है, गिनती जिसमें डायरेक्ट आती है, जैसे 1 2 3 9 11 15, कुछ भी मतलब। ठीक है। तो ये अगर गणना के बारे में बात करती है, तो जहाँ गिनती हो रही वहां पे गणनावाचक विशेषण है। और क्रमवाचक में क्रम का ध्यान रखा जाता है, जैसे आपका आता है पहला, दूसरा, तीसरा। अगर इस तरीके से बात आ रही है तो वो क्या है? तो जैसे यहाँ पर तीसरा है, तो इसमें क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, ये क्रम के बारे में ज्यादा बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? तो हिमालय। तो हिमालय यहाँ पर क्या है? जाति को बोध नहीं करा रहा है। जैसे गाय, गाय एक जाति हो गई। पर्वत में सभी पर्वत आ गए, पंखे में सारे पंखे आ गए। लेकिन हिमालय, हिमालय क्या है? देखिए, हिमालय पर्वत भी है, लेकिन हिमालय किसी विशेष पर्वत के लिए इसका यूज किया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची है तामरस। तो तामरस यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है। कमल के जो कुछ पर्यायवाची है, जैसे राजीव हो गया, अरविंद, सद्दल, अंबुज, पंकज हो गया, नीरज हो गया, और पुंडरीक हो गया। तो ये कुछ क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। तो तामरस भी कमल का ही पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के हैं 6 भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेषण जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विशेष्य। तो जो विशेषण है, जो किसी शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहा जाता है। तो 7 का यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो देखिए, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, कौन सी होती है? कि जिसमें जो करता है, ये खुद कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरे से कार्य करवाने की क्या करता है? प्रेरणा देता है।
तो अगर कर्ता खुद कार्य नहीं करता है और दूसरे को प्रेरणा दे रहा है कार्य करने की, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, तो अगर मैं खुद पढ़ता हूँ तो तब तो नहीं है, लेकिन पढ़वाना है, किसी को पढ़वाना है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, किसी दूसरे से पढ़वाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, किसमें नहीं है, तो राम नहीं पढ़ता है, तो बी ऑप्शन। तो 8 का यहाँ पर बी है, ये प्रेरणार्थक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग नहीं है। जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, तो उसे पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, पिता, तो कोई दूसरा पढ़ा रहा है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो अध्यापक से क्या करते हैं, पढ़वाते हैं, ठीक, खुद नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि पढ़वाते हैं। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, खुद नहीं करते हैं, बल्कि कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है, प्रेरणा हो रही है। अब यहाँ पर राम नहीं पढ़ता, तो डायरेक्ट राम नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें जो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, वो राम नहीं पढ़ता में नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो कई बार एक दो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं कई बार चिन्हों का, तो प्रश्न चिन्ह कौन सा नहीं इसमें, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है, तो कौन सा इसमें रूढ़ शब्द नहीं है। तो रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, तो जलज, जलज रूढ़ शब्द नहीं है। अब रूढ़ शब्द कौन सा होता है, अगर उसको शब्द को अलग अलग करे किया जाए और उसका कोई अर्थ ना निकले, जो खंड है अलग अलग, जैसे चावल को हम क्या करेंगे, चा, वा या ला, तो इनका अलग अलग कोई मतलब नहीं है। जैसे चावल का हम चा और ला अलग करें, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। जैसे जलज है, तो जलज क्या हो गया, जल, तो जल का मतलब है आपका जल प्लस जा, तो जल का अर्थ होता है, तो ये रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। तो जैसे चावल, दिन, घोड़ा, दीना, दीना अगर आप अलग करें, घोयड़ा अलग अलग करें, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अगर किसी के खंडों का कोई अर्थ ना निकले, तो वो रूढ़ शब्द है, तो इसमें जलज रूढ़ शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव देखिए, अग्नि, पुष्प, शलाका, ये तो तत्सम, ये 14 14 आपका क्या है, तद्भव शब्द है। 14 जो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा चतुर्दश, तो चतुर्दश क्या है, इसका तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड, ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मांड नहीं, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है, द्विज, तो द्विज शब्द प्रयोग होता है चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जलद किसका पर्यायवाची है, जलद किसका है, बादल का पर्यायवाची है जलद, तो बादल को ही जलद बोला गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तराखंड यूके और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे जरधारी क्लासेस.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं के नीचे रेखा डाल रखी, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मैं रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो जो मैं है इसमें कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है, तो वाक्य क्या है कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए इसमें सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, खुद के लिए वो बोल रहा है, तो मैं वहां पर स्वयं के लिए आ रहा है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिनमें जो व्यक्ति है वो क्या है, स्वयं के लिए काम करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, तो वो क्या हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, या मेरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धुंधला शब्द में विशेषण है, जो धुंधला है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, तो धुंधला शब्द देखो धुंधला है ना, तो ये भी किसको दिखा रहा है, गुण को दिखा रहा है,
तो धुंधला एक गुण गुण हो गया है, तो गुणवाचक विशेषण, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया बोला गया है, तो अकर्मक क्रिया कौन किस वाक्य में है यहाँ पर? तो देखिए अकर्मक क्रिया किसमें है यहाँ पर? तो यहाँ पर है श्याम सोता है, तो श्याम सोता है, तो ये क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, डिटेल अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो उसका हमने प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर हिंदी का कोर्स है, उसमें डिटेल हिंदी पढ़ा रखी है टॉपिक वाइज, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिसमें आपको फटाफट में आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चा। तो ये जो है ये अघोष वर्ण है। अब देखिए अघोष कौन सा होता है? तो प्रत्येक जो वर्ग का है वो पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और उसके अलावा देखो पहला और दूसरा ये प्रत्येक वर्ग का हो गया, और उसके अलावा जो तीनों सा है, ये तीनों सा भी आपके क्या है? अघोष वर्ण है। तो तीनों सा हो गए, शा और पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। उसके अलावा सारे के सारे होते हैं सघोष, उसके अलावा सारे के सारे आपके सघोष वर्ण होते हैं। तो देखिए चा क्या है? पहला वर्ण है। देखो आ में स्वर आ गया, इनके अलावा स्वर, देखो स्वर तो जितने भी सभी हैं वो सघोषी हैं, ठीक है। हा और माँ, माँ पांचवा है, और हा क्या है? जो उसमें, तो केवल उसमें तीन, ये तीन उसमें क्या है? अघोष है, और जो ये हा वाला उसमें है ये आपका सघोष है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद। तो जो नयन है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का हो जाएगा ने प्लस अन, तो ने प्लस अन हो जाएगा नयन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन क्या होगा? देखिए उन्नति, उन्नति, जो डी ऑप्शन है उन्नति, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहां पर जो शुद्ध वर्तनी है, तो देखिए श्रृंगार का क्या होता है? इस तरीके से श्रृंगार, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी इसमें? बी, श्रृंगार। तो श्रृंगार का देखिए शुद्ध वर्तनी है, अब इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में यहाँ पर संधि पूछा गया है। तो देखिए जो सदैव है इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव, तो सदा प्लस एव, तो इसमें क्या हो रहा है? आ प्लस ए जुड़ रहा है, और तब जाके बन रहा है ये आई। तो आ प्लस ए जुड़ के आई बन रहा है, तो ये कौन सी संधि है? तो ये आपकी वृद्धि संधि है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए वृद्धि संधि में आ प्लस ए आई होता है, ये छोटा या बड़ा, ये छोटे ए या बड़ी आई हो गई, या आ, या आ प्लस ओ, या औ, बराबर क्या हो जाता है? औ ही हो जाता है। तो इसमें क्या है? वृद्धि संधि है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्षा किसका संयोग से बना है? तो अक्षा है ये किसके संयोग से बना है? तो ये बना आपका क प्लस सा, जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखिए यहां पर क्या है, जो राम है वो लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम खुद पत्र नहीं लिखता बल्कि लिखवाता है, तो ये राम क्या कर रहा है? लक्ष्मण को प्रेरणा दे रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो नौकर नहीं आ रहा, वो नौकर की विशेषता बता रहा है वह, ठीक है। तो यहाँ पर जो वह सर्वनाम है ये नौकर की विशेषता को बतलाता है, तो इसमें जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण यहां पर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर, जैसे यहाँ पर संज्ञा नौकर है और नौकर से पहले आकर वह शब्द आ गया, तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वो आपकी सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। तो यहाँ पर वह नौकर नहीं आया, ये जो वह है ये इस नौकर की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो यमुना, रहीम, ईरा, हाँ तो जामुन,
तो जामुन क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यमुना क्या है, नदी है, तो नदी अगर होती वो जाति थी तो यमुना किसी विशेष नदी का नाम है, रहीम भी किसी विशेष नदी का नाम है, ईटानगर किसी विशेष नगर का नाम। तो जो जामुन है वो एक जाति को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्जुन को। तो हे पार्थ अर्जुन, तो पार्थ क्या है, पार्थ का पर्यायवाची है अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुरूप का विलोम है। तो जो अनुरूप शब्द है इसका विलोम क्या है? तो अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बारात का तत्सम रूप। तो बारात का जो तत्सम रूप है, सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर बी, वर यात्रा। तो बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह किस प्रकार का शब्द है? तो वह जो शब्द है वो किस प्रकार का है? तो वह शब्द है इसमें विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होता है, जो शब्द बदल जाता है। बोले तो जो अपना रूप बदल जाता है, जो लिंग वचन और कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देता है। जैसे वह कैसे बदलेगा? वह बदलेगा वे में। जैसे मैं बोलूंगा वह अच्छा है, या वो बदल जाएगा वे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये विकारी शब्द है, ये बदल रहा है। तो वह किस प्रकार शब्द है? तो वह है आपका विकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें निर्देशक चिन्ह कौन है जो निर्देश को दिखाता है? तो ये है आपका निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी। निर्देशक चिन्ह है आपका ये वाला। तो दोस्तों ये हो गया आज के 30 प्रश्न, और आपका इस वीडियो में 30 में से कितने नंबर आए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।